अदर्स ऑपरेटर में क्या होता है कि कुछ कुछ अलग से भी ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 प्रकार के ऑपरेटर है। सबसे पहला है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर जनरली एक प्रकार का फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन है, ठीक है। रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। अगर हमें किसी भी वेरिएबल का साइज जो है उसको अगर हमें जानना है, जैसे हम लोग इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, तो इंटीजर वेरिएबल कितना साइज लेता है? साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? जनरली किसी भी वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है। साइज का मतलब कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, इंट ए हमने बनाया, तो इंटीजर वेरिएबल कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? कितना लेता है? 2 बाइट्स, ठीक है। तो 2 बाइट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। 2 बाइट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में हम लोग को 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आया? तो वैसे ही अगर हमें किसी भी साइज, किसी भी वेरिएबल का अगर साइज हमें जानना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इसको लिखते कैसे? साइज ऑफ लिखेंगे, और जिस भी वेरिएबल का हम लोग को साइज जानना है उस वेरिएबल का नाम इस ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट ऑपरेटर होता है एम परसेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एम परसेंट, ठीक है। रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का अगर हमें एड्रेस जानना है, वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है। हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होगा। क्या होगा? एड्रेस होगा। अगर वो हमें चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एम परसेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हम लोग? एम परसेंट ए। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, किसी भी वेरिएबल के सामने लगाते हैं, ठीक है। हमने स्कैनएफ यूज किया था, याद आ रहा है? स्कैनएफ फंक्शन यूज किया ना। तो स्कैनएफ में हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल में अगर वैल्यू चाहिए तो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो वहां से हम लोग को क्या मिलता है? एड्रेस मिलता है। हम लोग स्कैनएफ फंक्शन में एड्रेस पास करते हैं किसी भी वेरिएबल का, तभी वैल्यू वहां तक पहुंच पाती है, ठीक है। अगर हम लोग वहां पे एड्रेस पास नहीं करेंगे तो वैल्यू एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन कहीं जाके स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एड्रेस ही नहीं मिलेगा वेरिएबल का, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एड्रेस को रिफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम परसेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक, ठीक है। जनरली हम लोग को अगर किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना है तो हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू ए वेरिएबल। क्या बोलते हैं? पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ठीक है। अगर किसी के सामने, किसी भी वेरिएबल के सामने हम लोग एस्ट्रिक लगाते थे तो वो पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वेरिएबल को अब वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, वो स्टोर करेगा एड्रेस, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है ए, ठीक है। अगर मान के चलो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट एस्ट्रिक ऑफ बी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक है। इस बी में अब मैं ऐसे वैल्यू डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। वैल्यू स्टोर होगा लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू। अब वहां डायरेक्ट नहीं होगा। अब जैसे ये एक वेरिएबल है ए और ये एक वेरिएबल है बी, चलो। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंटर वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो एड्रेस स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? एड्रेस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया। इसी कहानी हम लोग यूनिट नंबर 4 में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन जनरली एक प्रकार का टर्नरी ऑपरेटर होता है। क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। जनरली इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने ऐसा लिया, ठीक है। दो वेरिएबल है इंट ए और बी, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। ले सकते हैं और बी बना सकते हैं, इसे कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। देखो अगर हम लोग को टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहला ऑपरेंड जो होगा हमारा कंडीशन होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा a इज लेस देन b, क्या लिखा मैंने? a इज लेस देन b, ठीक है। ये कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे? क्यों हंस रहे हो आप लोग दोनों? और किसी का हंसी आए? मैं कॉमेडी जैसा तो नहीं दिख रहा हूँ? ठीक है। एक कंडीशन हमने लिखा, ये पहला ऑपरेंड है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट एक वैल्यू हम लोग को रिटर्न करके देता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू ए रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वैल्यू बी रिटर्न करेगा। तो पहला ऑपरेंड ये है, सेकंड ऑपरेंड ये है, थर्ड ऑपरेंड ये है, ठीक है। तो कितने ऑपरेंड है यहाँ पे? 3 ऑपरेंड है। तो हम लोग इस कंडीशनल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। तो यहां से हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करके मिलेगी, या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, ठीक है। इस ए बी की जगह हम लोग प्रिंटफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कोई दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग को देना है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग कोई ना कोई वैल्यू वाले ही वेरिएबल को हम लोग यहाँ देते हैं ताकि हम लोग को यहाँ से वैल्यू रिटर्न करके मिले, ठीक है। हम लोग चाहे तो वैल्यू की जगह प्रिंटफ या फिर कुछ प्रिंट कराने वाले स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अगर यहाँ से ए और बी में से वैल्यू मिलता है तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो सी, ये एक्सप्रेशन हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करेगा ए या बी, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो वैल्यू मिलेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा? सी में स्टोर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। क्लियर है? तो 4 टाइप के हमारे पास अदर्स ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ और ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं जैसे कि कॉमा। कॉमा को यूज किए हो? कहाँ यूज किए हो? हाँ, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। अभी अभी जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ए और बी, इसके सामने क्या लगाया? कॉमा लगाया, ठीक है। तो कॉमा कॉमा से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटफ में यूज करते हैं, स्कैनफ में यूज करते हैं, जहां जहां हम लोग यूज करेंगे इस कॉमा को, तो ये कॉमा क्या है? एक ऑपरेटर है, ठीक है। जनरली कॉमा ऑपरेटर क्या करता है? लिंक करता है, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर, ठीक है। एक ही टाइप का स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं उसका टाइप सेम है। टाइप मतलब डेटा टाइप। डेटा टाइप अगर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमा ऑपरेटर का यूज करेंगे, दोनों को वो बाइंड कर देता है एक साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक वेरिएबल लिया ए कॉमा सी, सी को हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद कॉमा करके बी ले लिया, तो तीनों का डेटा टाइप क्या है? सेम है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया?
नेक्स्ट यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर का एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, क्या लिखे हैं सबसे पहले, ये दो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हेडर फुटर, हाँ क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। ये पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ लिखते हैं हम लोग हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये पूरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं ना, ठीक है। हेडर फाइल्स है, तो दो हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड कर लिए, stdio डॉट h और conio डॉट h, ठीक है। और ये क्या है, मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्लियर। अब यहाँ पे हमने चार टाइप का डेटा टाइप यूज करके हमने चार वेरिएबल बनाया है। सबसे पहले हमने बनाया इंट a, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोट b, डबल c, कैर b, ठीक है। चार डेटा टाइप को यूज करके हमने चार अलग अलग वेरिएबल बना दिया, ठीक है। बना सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए एबीसीडी सुन सुन के, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी एबीसीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एबीसीडी वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चारों का साइज प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। प्रिंटफ हमने लिखा है, यहाँ पे लिखे साइज ऑफ इंट, और यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज किए हैं %lu, ठीक है। एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। क्या मतलब होता है इसका, लॉजिकल यूनिट। ये हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं किसी भी मेमोरी टर्म्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर का यूज कर रहे हैं हम लोग, जो वेरिएबल ए है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा देके लिखा साइज ऑफ ए, ठीक है। साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर हमने दिया ए, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ए लिखे हैं हम लोग, तो इसका साइज हम लोग को निकाल के दे देगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, 4 बाइट्स, ठीक है। 32 बिट मशीन यूज करोगे तो 2 बाइट्स दिखाएगा, 64 बिट मशीन यूज करोगे तो 4 बाइट्स दिखाएगा, ठीक है। दोनों दिखा सकता है, क्लियर, समझ में आया। तो मैं इसी कंप्यूटर में रन किया था, मेरा कंप्यूटर जो है वो 64 बिट का है, ठीक है। तो हम मुझे 4 बाइट का आउटपुट मिला था, ठीक है। बाकी सब में सेम दिखाएगा। फ्लोट तो हम लोग अगर प्रिंट करेंगे, साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू %lu, तो साइज ऑफ बी यहाँ पे दिए हमने, तो कितना बाइट दिखाएगा, 4 बाइट्स दिखाएगा। फिर उसके बाद डबल, डबल कितना लेता है, 8 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बाइट्स आएगा आउटपुट। फिर उसके बाद कैरेक्टर कितना लेगा, 1 बाइट लेगा, तो यहाँ पे आया 1 बाइट, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो साइज ऑफ क्या करता है, हम लोग को कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कोई भी वेरिएबल, उसके बारे में बताता है, ठीक है। वाइवा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। क्या लिखना है बताओ, क्या लिखोगे, यूनरी में आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। बाइनरी में कौन कौन सा आएगा, अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल और बिटवाइज और असाइनमेंट, ठीक है। और टर्नरी में एक ही है, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस इतना सा लिख दी, पहले इसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, फिर इसको डिस्क्राइब करोगे, हो सके तो दोनों को मिला के तो छोटा सा एग्जांपल बना देना, ठीक है। फिर उसको अरिथमेटिक लिखना है, लॉजिकल लिखना है, रिलेशनल लिखना है, बिट वाइज लिखना है, असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। हो सके तो सबको यूज करके एक तो छोटा सा एग्जांपल बना दे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि रिलेशनल को पूरा पूरा यूज करना है, कोई एक ऑपरेटर भी यूज करोगे तो भी चल जाए। ठीक है, फिर कंडीशनल वैसे ही छोटा सा है। ठीक है, तो तीनों मिला के एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन कम से कम अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 4 से 5 पेज लिखना ही लिखना है। ठीक है, कितना लिखोगे? 4 से 5 पेज लिखना ही है। ठीक, लिख पाओगे? क्या आदत छूट गई लिखने की? हाँ, 10 नंबर का। अभी यूनिट टेस्ट जो होगा उसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 4 पेज एक आंसर में लिखना ही है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब एक साइड जो होता है ना, ये एक साइड एक पेज बोला जाता है, पता है? फिर पेज पलटते हैं ऐसा, फिर सेकंड पेज होता है, फिर थर्ड पेज। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पेज। ठीक है, समझ में आया क्या क्या लिखना है? एग्जाम्पल जरूर देना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ध्यान से यहाँ पे देखना। देखो, द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए स्ट्रिंग यूज्ड इन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, जनरली फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस में यूज किया जाता है। ठीक है, एक फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर। ठीक है, प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। स्कैनर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल में कराया था, याद आ रहा है? कराया था ना? एक ही जन बनाया लग रहा है। अरे बताया हो कि नहीं बताया? प्रैक्टिकल क्लास में किए हो स्कैनर प्रिंटर? अच्छा हाँ, बोला करो कुछ तो। ठीक है, तो जनरली फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? एक स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम लोग किसी भी डेटा टाइप के डेटा को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे अगर हमें इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू मान के चलो 10 है, इस 10 वैल्यू को हम लोग को किस में प्रिंट करना है? कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करना है। ठीक है, कंसोल स्क्रीन एक ही चीज जानता है, क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, उसको स्ट्रिंग से ही मतलब रहता है। ठीक है, वो इस 10 वैल्यू को नहीं जानता, हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 10 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 3.14, ये किस टाइप की वैल्यू है? फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू से कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में। ठीक है, कैर जो है वो किस टाइप की वैल्यू है? कैरेक्टर है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डबल किस टाइप की वैल्यू है? ठीक है, इसमें हम लोग को इंटीजर फ्लोट दोनों मिल जाता है। ठीक है, 56.78 कुछ भी ले लो। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग को इनपुट और आउटपुट लेना है तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहला है %d और %i। दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, it is used to print the signed integer value where signed integer means that the variable can hold both positive और negative values। ठीक है, तो signed integer value को सपोर्ट कौन करता है? %d। ठीक है, पता है साइंड इंटीजर वैल्यू, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों होते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो जो हाईलाइट किया हुआ है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है %u। ठीक है, ये जनरली यूज किया जाता है अनसाइंड इंटीजर के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा? अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अनसाइंड मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। अगर कभी लग रहा है हम लोग ने वेरिएबल बनाया है अनसाइंड इंटीजर का, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसमें हम लोग यूज किया है अनसाइंड इंटीजर,
तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे %u, ठीक है। अगर हम लोग वहां %d भी यूज करते हैं तो भी काम करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है %o, स्मॉल o है ये जनरली यूज किया जाता है ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाएगा? ऑक्टल अनसाइंड, ठीक है। तो %o किस लिए यूज किया जाता है? ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर के लिए, ठीक है। ऑक्टल वो नंबर होते हैं जिसमें 0 से लेके 7 के बीच में कॉम्बिनेशन वाले नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें 8 और 9 नहीं होता है, ठीक है, जिसका बेस 8 होता है। फिर उसके बाद आता है %x, ठीक है। ये जनरली हेक्साडेसिमल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका बेस होता है 16, ठीक है। क्लियर? पता है ना हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेके 9, मतलब 0 से लेके 9 के बीच में कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है तो A से करना पड़ेगा, ठीक है, फिर B, C, D, E और F, ठीक है। टोटल 16 इसमें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये कहां से आ गया, ठीक है, %X है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। ऊपर वाला क्या था? अनसाइंड इंटीजर ही था, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल्स में भी हम लोग ABCD ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल्स में भी ले सकते हैं हम लोग, चाहे स्मॉल में भी ले सकते हैं, ठीक है। स्मॉल में और कैपिटल दोनों हम लोग ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग कैपिटल में ले रहे हैं तो हम लोग कैपिटल X यूज करेंगे, अगर हम लोग स्मॉल में ले रहे हैं तो स्मॉल x यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है %f, तो %f जो होता है वो फ्लोट के लिए होता है, ठीक है। अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, चाहे हम लोग इनपुट ले रहे हैं या फिर हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? %f यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है %e या फिर %E, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंट या फिर मैंटिसा जहां हम लोग यूज करेंगे उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग कभी यूज ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू कभी मिलने वाली नहीं, ठीक है। तो %स्मॉल ई या फिर %कैपिटल ई हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है %g, स्मॉल g, ठीक है। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ फिक्स्ड प्रेसिजन यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जनरली हम लोग जब भी कोई डेसिमल इनपुट लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग को आउटपुट में भी सेम वैल्यू मिलती है तो उस केस में हम लोग यहाँ %g यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हैं जहां पे हम लोग जो इनपुट देते हैं वही हम लोग आउटपुट में भी मिलता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे %g यूज करेंगे, इसको भी हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले, ठीक है। फिर आता है %p, ठीक है। ये जनरली हम लोग को हेक्साडेसिमल फॉर्म में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो अपना मेमोरी स्ट्रक्चर जो है हेक्साडेसिमल में बनाता है, ठीक है। जनरली इंटीजर में ही मिलता है हम लोग को या फिर फ्लोट में भी मिलता है, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम जनरली वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे कि वो किस टाइप से मेमोरी को यूज कर रहा है और किस टाइप से मेमोरी एलोकेट कर रहा है और ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। जैसे रैम जो होते हैं, रैम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं रैम, वो अलग रैम होता है। कंप्यूटर में यूज करने वाला रैम अलग होता है, लैपटॉप में रैम यूज अलग होता है, ठीक है। गेमिंग पीसी जो होता है उसमें रैम अलग यूज होता है, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें अलग होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, सब में रैम अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार से मेमोरी ब्लॉक बनाया गया है वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं और जिस कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म पे यूज किया गया है, मतलब जो एड्रेस है हेक्साडेसिमल फॉर्म पे यूज किया गया है, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं %p, ठीक है। फिर उसके बाद आता है %c, कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है, 0 से लेके 127। फिर उसके बाद आता है %s, जनरली %s जो होता है वो स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाएगा? स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। फिर आता है %ld, इट इज यूज टू प्रिंट लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाएगा? लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। जब हम लोग डबल डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हम लोग %ld यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लॉन्ग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डेसिमल, ठीक है। अगर हम लोग वहां फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिए हैं डबल डेटा टाइप में, तो हम लोग यहाँ पे %lf यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? %lf, ठीक है। इसका मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट, ठीक है, आया समझ में? तो जनरली ये लॉन्ग साइंड या फिर फ्लोट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल होते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? तो ये भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आएगा तो कुछ इस प्रकार से ही हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो याद रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास %d है, ठीक है, जो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर यूज करोगे %f जो कि फ्लोट के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है %c जो कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। %s जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है, और %ld या फिर lf लॉन्ग डेसिमल या लॉन्ग फ्लोट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कहां पे यूज करेंगे? फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन में या फिर फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में, मतलब प्रिंटफ या फिर स्कैनफ में, और कहीं पे भी इसका यूज नहीं है। सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ में ही हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज इसका कहीं पे भी कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।